सभी लोगों को एक बार फिर प्यार भरा राधे राधे। जय कृष्णा राधे। प्रभु कृष्णा की कृपा से हम लोगों ने विलियम शेक्सपियर से संबंधित टीजीटी पीजीटी की जो मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, साथ में एक्सप्लेन भी करते चल रहे हैं, उसमें हमने 125 क्वेश्चन एलटी ग्रेड वाली पुस्तक के कंप्लीट कर लिए प्रकाश पब्लिकेशन की। और जो टीजीटी वाली थी वो तो क्वेश्चन हमने पहले ही कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन रिवीजन चल रहा है। आज 126 से हम शुरू कर रहे हैं और चर्चा करते हुए फिर देखो कितने हो जाते हैं। 126 क्वेश्चन नंबर 126 कह रहा है, The parish register of Stratford upon Avon records the baptism of Wednesday, 26 April 1564 in Holy Trinity Church of Guilliams Filius Johannes Shakespeare, William son of John Shakespeare। कह रहे हैं कि जो स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन का पेरिस रजिस्टर है, पेरिस रजिस्टर स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन का जो पेरिस रजिस्टर है, उसमें नामकरण की डेट जो दी गई है वो वेडनेसडे अप्रैल 26 1564। और ये पेरिस रजिस्टर है कहाँ? स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन के होली ट्रिनिटी चर्च में है। किसमें? होली ट्रिनिटी चर्च में। और तब उसमें जो है नाम क्या लिखा है? लिखा है गिलियम्स फिलियस जोहानस शेक्सपियर। नहीं समझ पाए? गिलियम्स फिलियस जोहानस शेक्सपियर, विलियम सन ऑफ जॉन शेक्सपियर। नहीं समझ पाए? ये जो लिखा है गिलियम्स फिलियस शेक्सपियर जोहानसन शेक्सपियर, तो गिलियम्स GULIELMUS FILIUS फिलियस जोहानस JOHANNES और शेक्सपियर। तो ये लैटिन भाषा में लिखा है कि विलियम सन ऑफ जॉन शेक्सपियर। ये नाम जो है गिलियम्स फिलियस जोहानस शेक्सपियर, इसका इंग्लिश वर्जन है विलियम सन ऑफ जॉन शेक्सपियर। स्टेनले वेल्स ने ऐसा बताया है। किसने बताया है? एक विद्वान हुए हैं स्टेनले वेल्स, उन्होंने बताया है कि जो होली ट्रिनिटी चर्च में पेरिस रजिस्टर है स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में, तो नामकरण जब किया गया था तो उसमें बुधवार का दिन 26 अप्रैल 1564 डेट, और लिखा है इनके नामकरण के आगे गिलियम्स फिलियस जोहानस शेक्सपियर, यानी विलियम सन ऑफ जॉन शेक्सपियर। तो कह रहा है कि ये किस भाषा में लिखा है? गिलियम्स फिलियस जोहानस शेक्सपियर किस भाषा में लिखा है? क्योंकि उस समय जो थी भाषा ये नहीं चलती थी। तो ये किस भाषा में लिखा है? स्टेनले वेल्स ने भाषा में। तो किस भाषा में है? क्योंकि उस समय जो है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इस समय की तरह नहीं थे। तो उस समय ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में लैटिन भाषा यूज की जाती थी। तो ये जो लिखा है गिलियम्स फिलियस जोहानसन शेक्सपियर, ये लैटिन भाषा में है। क्वेश्चन नंबर 127वां, विशाल भारद्वाज कि अभी हाल में एक मूवी रिलीज हुई जिसमें शेक्सपियर के मैकबेथ का एडेप्शन है। विशाल भारद्वाज की
अभी एक मूवी रिलीज हुई जो शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ की एडेप्शन है। तो वो मूवी है मकबूल। कौन मूवी है? मकबूल मूवी जो विशाल भारद्वाज की है, हाल ही में रिलीज हुई है। शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ के एडेप्शन है वो मकबूल। 128वां क्वेश्चन कह रहा है कि 2007 में LIQ पैडमेसी एक विद्वान का नाम है, ALYQUE। 2007 में LIQ पैडमेसी ने शेक्सपियर के नाटकों में से एक नाटक को प्रेजेंट किया था, उसका क्या नाम है? तो 2007 में LIQ पैडमेसी PADAMSEE पैडमेसी ने प्रेजेंट किया है शेक्सपियर के नाटकों में से किसी एक नाटक को। तो वो नाटक उन्होंने 2007 में LIQ पैडमेसी ने प्रेजेंट किया है मैकबेथ को। 129वां क्वेश्चन कहता है कि हु इज द ओनली एशियन क्रिटिक ऑन शेक्सपियर? केवल एक ही एशिया के आलोचक हैं जिन्होंने शेक्सपियर पर लिखा, जो शेक्सपियर पर लिखा। और कौन सा? 3 लोगों ने लिखा। एक आलोचनात्मक रचना 3 लोगों ने लिखी। कौन? और आलोचनात्मक रचना कौन सी है? रचना का नाम है शेक्सपियर्स क्रिटिक्स फ्रॉम जोहानसन टू एडेन। शेक्सपियर्स क्रिटिक्स फ्रॉम जोहानसन टू एडेन, AUDEN। शेक्सपियर क्रिटिक्स फ्रॉम जोहानसन टू एडेन, जो ये AM एस्टमैन के द्वारा एडिट की गई थी। ये किताब AM एस्टमैन के द्वारा एडिट की गई थी। साथ में JB हैरिसन भी थे। साथ में कौन था? JB हैरिसन थे। तो कह रहा है, तो इसमें कौन से ऐसे एक ही एशियन क्रिटिक है जिनके बारे में बात की गई है? मतलब AM एस्टमैन और JB हैरिसन के द्वारा शेक्सपियर क्रिटिक्स फ्रॉम जोहानसन टू एडेन ये किताब एडिट की गई। और उसमें एशिया के इकलौते क्रिटिक जिन्होंने शेक्सपियर पर कुछ लिखा वो कौन है, इसमें शामिल किए गए हैं, इंक्लूड किए गए हैं। तो एशिया के वो क्रिटिक, इकलौते क्रिटिक जिन्होंने शेक्सपियर पे कुछ लिखा, AM एस्टमैन और JB हैरिसन की द्वारा एडिट की गई पुस्तक शेक्सपियर्स क्रिटिक्स फ्रॉम जोहानसन टू एडेन, उसमें नाम दिया गया है SC सेनगुप्ता। SC सेनगुप्ता को शामिल किया गया है, SC सेनगुप्ता। 130वां क्वेश्चन, अरे these two were banished by the emperor। 2 लोगों को राजा के द्वारा वनवास हुआ, देश निकाला हुआ। पुत्र ने पिता से पूछा, पिताजी आप कैसे इस 12 वर्ष के वनवास को काटोगे? तो पिता ने कहा, मैं तो समुद्र की सुंदरता देखूंगा और सुंदरता को देखते देखते काट लूंगा। I shall watch the beauty of the sea। And then he asked his son। तब पुत्र से पिता ने पूछ दिया, चलो हम तो समुद्र की सुंदरता तो काट के देख लेंगे, 12 वर्ष वनवास काट लेंगे जो राजा के द्वारा दिया गया है, लेकिन तुम कैसे काटोगे? तब पुत्र ने कहा, I shall read the plays of Shakespeare। मैं शेक्सपियर के नाटक पढ़ के पूरा 12 साल काट लूंगा। ये 2 लोग कौन थे जिनकी बातचीत हमने की? तो ये लोग जो थे, ये विक्टर हीगो और उसका पुत्र था। विक्टर हीगो, HUGO, विक्टर हीगो और उसके पुत्र को
सम्राट ने जब वनवास दे दिया तो वो आपस में बात करते हुए पुत्र ने पिता से पूछा कि तुम कैसे काटोगे 12 वर्ष। तो पुत्र के इस सवाल का जवाब देते हुए पिता ने कहा कि आई शैल वॉच द ब्यूटी ऑफ द सी। और तब पिता ने पुत्र से कहा कि मैं तो आई शैल वॉच द ब्यूटी ऑफ द सी, लेकिन तुम कैसे काटोगे? हाउ ही वुड लाइक टू स्पेंड द टाइम एंड द सन रिप्लाइज आई शैल रीड द प्लेज ऑफ शेक्सपियर। ये विक्टर हीगो और उसके पुत्र के बीच की बात। अगला क्वेश्चन, द व्हील ऑफ फायर 1930 एक किताब है, द व्हील ऑफ फायर, ये किसने लिखी थी? तो हमने कई बार बताया है कि ये रचना विल्सन नाइट्स की है। द व्हील ऑफ फायर ये रचना किसकी है? ये रचना विल्सन नाइट की है, 1930 में लिखी गई थी। ये रचना विल्सन नाइट की है, द व्हील ऑफ फायर। ये किताबें जो शेक्सपियर पर लिखी गई उनमें से है। जैसे रॉबर्ट ग्रीन ने ग्रोड्स वर्थ ऑफ विट्स लिखी थी 1592 में। निकोलस रो ने लाइफ ऑफ शेक्सपियर 1709 में लिखी थी। एडवर्ड डाउडेन ने, जिसमें 4 भागों में इनके लाइफ स्केच को बांटा है, एडवर्ड डाउडेन ने लिखा था शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट। एसी ब्रैडले ने लिखा था शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। और विल्सन नाइट ने लिखा था द व्हील ऑफ फायर 1930 में। जे डावर विल्सन ने भी लिखा है द एसेंशियल शेक्सपियर ए बायोग्राफिकल एडवेंचर। एच.बी. चार्ल्टन ने लिखा है शेक्सपियर कॉमेडी, और एच.बी. चार्ल्टन ने शेक्सपियर ट्रेजेडी भी ये किताब लिखी है। शेक्सपियर कॉमेडी और शेक्सपियर ट्रेजेडी ये दोनों किताबें एच.बी. चार्ल्टन ने लिखी है। एक कॉमेडी लिखी है 1938 में और शेक्सपियर ट्रेजेडी लिखी 1948 में। राय वाकर ने द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट लिखा है। सीडी नरसिम्हा ने लिखा है शेक्सपियर कम टू इंडिया। रामविलास शर्मा ने लिखा है सेज ऑन शेक्सपियर ट्रेजेडी। लाइनेल चार्ल्स नाइट ने लिखा है हैमलेट और अदर शेक्सपियरियन एसेज। और एक रचना और लिखी है लाइनेल चार्ल्स नाइट ने, हाउ मैनी चिल्ड्रेन हैड लेडी मैकबेथ। टी.एस. इलियट ने शेक्सपियर की किताब लिखी है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दुर्लभ बंधु लिखी है, जो मर्चेंट ऑफ वेनिस का ट्रांसलेशन है। स्टेनले वेल्स ने विलियम शेक्सपियर ए वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिखी है। विलियम शेक्सपियर ए वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन ये स्टेनले वेल्स ने लिखी है। उसी में उसने बताया था कि पेरिस के रजिस्टर स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में बुधवार के दिन 26 अप्रैल 1564 को इनका नामकरण हुआ था। उसमें लैटिन भाषा में लिखा है गिलियमस फिलियस जोहान्स शेक्सपियर हैं, विलियम सन ऑफ जॉन शेक्सपियर। ये किताब जो है स्टेनले वेल्स ने लिखी थी, उसमें इन्होंने बताया है। और किताब का नाम है स्टेनले वेल्स की विलियम शेक्सपियर ए वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। जेम्स स्पेंडिंग ने लिखी है हु रोट हेनरी एट। जेम्स स्पेडिंग ने बुक का नाम है हु रोट हेनरी एट। सैमुअल बटनर ने लिखा है शेक्सपियर सोनेट्स रिकॉन्सिडर्ड। शेक्सपियर सोनेट्स रिकॉन्सिडर्ड। सैमुअल जॉनसन ने लिखा है प्रीफेस टू शेक्सपियर। नाथम टेट ने लिखा है द हिस्ट्री ऑफ किंग लियर, जिसे उसने कॉमेडी में बदल दिया है। क्या करके? कॉर्डेलिया और एडगर की शादी करा के। और ऑस्कर वाइल्ड ने शेक्सपियर की किताब लिखी है द पोर्ट्रेट ऑफ मिस्टर डब्ल्यू.एच। तो ये तो किताबें हुई शेक्सपियर पर, हमने एक की बजाय कई बता दी। तो द व्हील ऑफ फायर 1930 में किसने लिखी? विल्सन नाइट ने। 132वां क्वेश्चन है, ऑल दैट वी नो ऑफ शेक्सपियर इज दैट ही वाज बोर्न एट
Ford upon Avon, married and had children there, went to London, where he commenced actor and wrote plays and poems, returned to Stratford, made his will and died. सभी जानते हैं कि शेक्सपियर का जन्म हुआ, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में शादी की और उनके बच्चे हुए, फिर वो लंदन गए और फिर वो एक कमेंस्ड एक्टर बने। उन्होंने नाटक और कविताएं लिखी और फिर नाटक और कविताएं लिखकर लौट आए स्ट्रैटफोर्ड और अपना इच्छा पत्र लिखा और मर गए। दिस मे बी वेरी शॉर्ट बायोग्राफी, ये लाइनें आई हैं। कहा गया है कि ये बहुत ही छोटी जीवन गाथा है। दिस वॉज रिटन बाई वन ऑफ द एडिटर ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर के एडिटरों में से किसी एक ने इतना ही छोटा उनका जीवन दिया है। और ये जो है बायोग्राफी जो है 18वीं सेंचुरी में शेक्सपियर के कई एडिटरों में से किसी एक ने ये जीवन बायोग्राफी दी है। कंप्लेनिंग वे में, मतलब शिकायत करते हुए जीवन ही कहा है शेक्सपियर का। पैदा हुए, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में शादी की और बच्चे किए, लंदन गए, वहां से वो एक्टर बने, कविताएं लिखी, नाटक लिखे, स्ट्रैटफोर्ड फिर लौट आए, अपना इच्छा पत्र लिखा और मर गए। तो वो कौन था एडिटर जिसने 18वीं शताब्दी में कंप्लेनिंग करते हुए उनका जीवन परिचय लिखा है? तो वो और कोई नहीं थे, जॉर्ज स्टीवेंस थे। कौन थे? जॉर्ज स्टीवेंस जी ने ये लिखा है। 133वां क्वेश्चन, he claims to have written the first formal biography of Shakespeare. This was prefixed to his edition of the plays 1709। मतलब किसने 1709 में प्रीफिक्स किया अपना एडिशन और शेक्सपियर की पहली फॉर्मल बायोग्राफी लिखी। मतलब शेक्सपियर की पहली फॉर्मल बायोग्राफी लिखी, क्लेम करते हुए, शिकायत करते हुए शेक्सपियर के जीवन परिचय लिखा, जीवन गाथा लिखी और इसे प्रीफिक्स किया एडिट करने के लिए 1709 में। दिस वाज प्रीफिक्स्ड, ये प्रीफिक्स था, मतलब भूमिका थी किसकी? हिज एडिशन ऑफ हिज प्लेज, मतलब उसके नाटकों को एडिशन करने के लिए ये एक भूमिका थी और इसीलिए जीवन गाथा लिखी 1709 में। तो वो कौन था जिसने क्लेम किया पहले फॉर्मल बायोग्राफी ऑफ शेक्सपियर और एक प्रीफिक्स किया हिज एडिशन ऑफ द प्लेस? तो और कोई नहीं था, हमने बताया था, निकोलस लोवे थे। 134वां क्वेश्चन, विलियम शेक्सपियर तीसरे संतान और पहले पुत्र थे। विलियम शेक्सपियर तीसरी संतान अपने माता पिता की और पहले पुत्र थे। 3 संतानें थी, 2 बहनें थी, 1 भाई थे। तो तीसरी संतान और पहले पुत्र थे जॉन शेक्सपियर और मैरी आर्डन के। 23 अप्रैल 1564 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था ये पूछ रहा है। तो स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन या स्ट्रैटफोर्ड इन एवन या स्ट्रैटफोर्ड अंडर एवन या स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन। तो कभी कभी कंफ्यूजन आ जाता है ऑन एवन और अपॉन एवन और इन एवन और अंडर एवन। तो इसमें आपको प्रीपोजिशन अपॉन ही यूज करना है, इसीलिए क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन सही है, ऑन एवन तुम कहोगे क्या बात तो एक ही है, लेकिन अपॉन एवन वाला राइट आंसर है। 135वां है कि शेक्सपियर जिस ग्रामर स्कूल में पढ़ते थे उस ग्रामर स्कूल का दूसरा नाम क्या था? और जब 7-8 साल के हुए 71-72 में, तो फिर जिस स्कूल में स्ट्रैटफोर्ड के ग्रामर स्कूल में एडमिशन हुआ उसका दूसरा नाम था द किंग्स न्यू स्कूल। क्या नाम था? द किंग्स न्यू स्कूल। दूसरा नाम था द किंग्स न्यू स्कूल। अगला 136वां क्वेश्चन, वाल्टर रोचे, ये नाम है, ध्यान से लिखिए। वाल्टर रोचे, साइमन हंट और थॉमस जेकिंस ये मास्टर थे जिन्होंने द किंग न्यू स्कूल खोला था। 136वां क्वेश्चन है, ये वहां के मास्टर थे किसके? द किंग्स न्यू स्कूल, जो ग्रामर स्कूल जाना जाता है जिसमें विलियम शेक्सपियर स्ट्रैटफोर्ड में पढ़े थे, उसके ये मास्टर थे। कौन कौन? वाल्टर रोचे ROCHE, साइमन हंट HUNT और थॉमस जेकिंस।
क्वेश्चन नंबर 137, शेक्सपियर वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्ले राइट बट ही वाज नॉट इवन ए ब्राइट। शेक्सपियर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्ले राइट है, मतलब नाटककार तो हद से ज्यादा है, नाटककार असामान्य है, लेकिन उन्होंने ज्यादा छाप या ज्यादा चमक किसमें नहीं छोड़ पाई है, तो ज्यादा चमक एक्टर में नहीं छोड़ पाई है। शेक्सपियर वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्ले राइट बट ही वाज नॉट इवन ए ब्राइट एक्टर। ये डॉट डॉट जो दिया है ब्राइट के बाद, यहाँ ना बिजनेसमैन होगा ना ऑथर होगा, यहाँ पे होगा एक्टर। शेक्सपियर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्ले राइट है, लेकिन वो एक ब्राइट एक्टर नहीं है। 138वां क्वेश्चन, शेक्सपियर डाइड ए पैपिस्ट। ये कौन लिखता है कि शेक्सपियर पैपिस्ट की तरह मरे? शेक्सपियर डाइड ए पैपिस्ट, PAPIST, शेक्सपियर पैपिस्ट की तरह मरे या शेक्सपियर डाइड ए पैपिस्ट, ये शिकायत की है रिचार्ड डेविज ने, जो एक पादरी था। रिचार्ड डेविज ने, DAVIES, रिचार्ड डेविज जो एक पादरी था, उसने शिकायत की कि शेक्सपियर एक पैपिस्ट की तरह मरे। 139वां क्वेश्चन, इंडियन एम्पायर और नो इंडियन एम्पायर, वी कैन नॉट डू विदाउट शेक्सपियर। भारतीय साम्राज्य या कोई भारतीय सम्राट नहीं कर सकता बिना शेक्सपियर के, मतलब शेक्सपियर की अगर प्ले ना पढ़े जाए तो राज्य नहीं कर सकता साम्राज्य। ये लाइनें जो हैं एक लेक्चर में कहा था, किसने कहा था? कार्लिले ने कहा था। किसने? कार्लिले ने कहा था कि इंडियन एम्पायर आर नो इंडियन एम्पायर, वी कैन नॉट डू विदाउट शेक्सपियर। इंडियन साम्राज्य या कोई भारतीय सम्राट नहीं कर सकता बिना शेक्सपियर के। ये कार्लिले साहब ने, CARLYLE, कार्लिले साहब ने अपने एक लेक्चर में कहा था। 140वां क्वेश्चन, टू व्हाट डू ए कॉर्टो एंड फेलियो ऑफ शेक्सपियर ओरिजिनली, मतलब वास्तविक रूप से कॉर्टो, QUARTO, कॉर्टो और फोलियो, एक कॉर्टो और एक फोलियो शेक्सपियर का, ये क्या करते थे, मतलब इनमें क्या छिपा हुआ था? तो ये साइज ऑफ दी वर्क था, मतलब कार्य का साइज था। कॉर्टो और फेलियो का मतलब साइज था, ना बाइंडिंग ऑफ दी वर्क था, ना क्वालिटी ऑफ दी वर्क था, ये था साइज ऑफ दी वर्क। क्या? ए कॉर्टो और ए फेलियो ऑफ शेक्सपियर और जनरली रिफर्स टू साइज ऑफ दी वर्क। अब कहता है कि सेकेंड फेलियो, फर्स्ट फेलियो तो 1623 में आया, तो सेकेंड फोलियो कब आया शेक्सपियर का? तो सेकेंड फोलियो 1632 में आया। शेक्सपियर का सेकेंड फोलियो 1632 में आया। थर्ड फोलियो 1663 में आया और चौथा और अंतिम फोलियो, सेकेंड फोलियो 1632 में, तीसरा फोलियो 1663 में, चौथा और अंतिम फोलियो 1685 में आया। किसने? 1685 में आया। 144वां क्वेश्चन है कि एक किताब है जिसका नाम है शेक्सपियर्स फाइट विद दी पिरेट्स। शेक्सपियर्स फाइट विद दी पिरेट्स, PIRATES, शेक्सपियर्स फाइट विद दी पिरेट्स, ये किसने लिखी है? तो शेक्सपियर्स फाइट विद दी पिरेट्स ये पुस्तक लिखी है A.W. पोलार्ड ने। A.W. पोलार्ड ने ये किताब लिखी है। कौन सी? शेक्सपियर्स फाइट विद दी पिरेट्स, PIRATES, शेक्सपियर्स फाइट विद दी पिरेट्स, ये किताब A.W. पोलार्ड ने लिखी है। 145वां क्वेश्चन, पार्सी सिम्पसन, हेल्ज कॉकरिज, E.E. विलाउबी, एडवर्ड माउंडी, फिलिप विलियम्स और चार्ल्टन हिनमैन, ये कुछ नाम हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया। किसमें? शेक्सपियरियन स्कॉलरशिप में। ना तो बेन जॉनसन स्कॉलरशिप में, ना वर्ड्सवर्थ नेचर पोएट्री में, लेकिन इन्होंने शेक्सपियरियन स्कॉलरशिप में
कंट्रीब्यूशन दिया स्थापित करने में। कौन कौन नाम एक बार और देख लो। पर्सी सिम्पसन, हेल्ज कॉकरिट्ज, पर्सी सिम्पसन, हेल्ज कॉकरिट्ज, ई विलाउबी, एडवर्ड माउंडी, फिलिप विलियम और चार्ल्टन हिनमैन। 1 2 3 4 5 6 नाम है। पर्सी सिम्पसन, हेल्ज कॉकरिट्ज, ई विलाउबी, एडवर्ड माउंडी, फिलिप विलियम्स और चार्ल्टन हिनमैन ने ये नाम है जिन्होंने शेक्सपियरियन स्कॉलरशिप में कंट्रीब्यूशन दिया। 146वां क्वेश्चन एक ऐसे है। कौन सा एक ऐसे है? और बहुत ही इमिटेबल ऐसे है, बड़ा ही इमिटेबल, IMITABLE, इमिटेबल ऐसे है, मतलब कॉपी जैसा है। और ऐसे का नाम क्या है? ऑन दी नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ। ऑन दी नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ। मैकबेथ में गेट पर खटखटाना। ऑन दी नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ एक इमिटेबल ऐसे है। किसने लिखा है? तो ये जो इमिटेबल ऐसे ऑन दी नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ ये लिखा है थॉमस डी क्यूंसे ने। किसने लिखा है? थॉमस डी क्यूंसे ने लिखा है। अगला, कौन शेक्सपियर की लैंग्वेज के बारे में इस तरीके से कंप्लेन करता है? कोटेशन देखिएगा। You many find main scenes in some of his greatest tragedy। कंप्लेन करते हुए कहता है कि तुम कई ऐसी सीन पा जाओगे, मेन सीन्स इन सम ऑफ हिज ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी, उसकी ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी की कुछ सीनों की मतलब ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी की कुछ में जो मेन सीने हैं उनमें पा जाओगे। जैसे किंग लियर उदाहरण के लिए, जहां भाषा इतनी आर्टिफिशियल है, इतनी क्यूरसली टॉर्टर्ड है और इतनी कठिन है that every speech has to be read 2 or 3 times before its meaning can be comprehended। मतलब तो इसकी महान ट्रेजेडी जो है उनमें कुछ ऐसी सीने मेन पा जाओगे, जैसे उदाहरण के लिए किंग लियर, जहां भाषा इतनी आर्टिफिशियल है, इतनी क्यूरियसली है, टॉर्टर्ड है, मतलब इतनी बुरी तरीके से टूटी हुई है और इतनी कठिन है कि प्रत्येक स्पीच 2-3 बार पढ़ने के बाद उसकी मीनिंग जो है कंप्रेहेंडेड होती है, तब कहीं समझने योग्य होती है। You many find main scenes in some of his greatest tragedies, King Lear for instance, where the language is so artificial, so curiously tortured and so difficult that every speech has to be read 2 or 3 times before its meaning can be comprehended। तो ये है मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है। ये मैथ्यू अर्नोल्ड ने शेक्सपियर की भाषा के बारे में शिकायत की है। उनकी महान ट्रेजेडियों की मेन सीनों में ये बात पाई जाती है, मुख्य तौर पर किंग, जैसे उदाहरण के लिए किंग लियर, जहां भाषा इतनी आर्टिफिशियल है, इतनी क्यूरियसली टॉर्टर्ड है, इतनी कठिन है कि किसी भी स्पीच को 2-3 बार पढ़ने के बाद में उसका मीनिंग जो है कंप्रेहेंडेड होता है। 148वां क्वेश्चन नंबर 148वां, 1598 में बेन जॉनसन ने एवरी मैन इन हिज ह्यूमर लिखी। हैड बीन परफॉर्म्ड बाय द चैम्बर्स लेन कंपनी। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर जो बेन जॉनसन ने लिखी, उसे 1598 में चैम्बर लेंस कंपनी के द्वारा परफॉर्म किया गया और उसमें जो है पार्ट लिया किसने? शेक्सपियर ने। ये बात जो है किसने बताई? 1598 में बेन जॉनसन की जो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर था उसको परफॉर्म किया गया चैम्बर लेंस कंपनी के द्वारा, जो शेक्सपियर जिसमें काम करते थे, और उसने भाग भी लिया शेक्सपियर ने। तो ये बात किसने बताई? तो ये बात जो है जे डॉवर विल्सन ने बताई, जिन्होंने शेक्सपियर सर्वे वॉल्यूम 2 में बताया था। शेक्सपियर सर्वे वॉल्यूम 2 में बताया था, जो एडिट किया गया था एडआरडी सी निकोल के द्वारा। एडिट किसके द्वारा किया गया था?
LRD-C निकोल के द्वारा उन्होंने बताया कि बेन जॉनसन एवरी मैन इन एज ह्यूमर्स हैड बीन परफॉर्म्ड बाय द चैम्बरलेन्स कंपनी विद डॉट 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 में भरा जाएगा शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 149 में कहता है द लिव्स ऑफ ग्रेट रोमन्स, ये रचना जो है द लिव्स ऑफ ग्रेट रोमन्स, ये रचना है, किताब है द लिव्स ऑफ ग्रेट रोमन्स। अब लिखी गई है प्लूटार्क के द्वारा, किसके द्वारा? द लिव्स ऑफ ग्रेट रोमन्स लिखी गई है प्लूटार्क के द्वारा और ट्रांसलेट इंग्लिश में किया गया है। इस किताब का ट्रांसलेट इंग्लिश में किया गया। प्लूटार्क जो किताब है ये तो रोमन लैटिन भाषा में लिखी गई द लिव्स ऑफ ग्रेट रोमन्स, और इसका प्लूटार्क की किताब जो है लिव्स ऑफ ग्रेट रोमन्स, इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया गया है। किसके द्वारा ये पूछ रहा है। तो जो प्लूटार्क की किताब है द लिव्स ऑफ ग्रेट रोमन्स, इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेट सर थॉमस नॉर्थ के द्वारा किया गया है। साउथ के द्वारा नहीं, वेस्ट के द्वारा नहीं, सर थॉमस नॉर्थ के द्वारा किया गया है। प्लूटार्क की किताब द लिव्स ऑफ ग्रेट रोमन्स का अंग्रेजी भाषा में। 150वां क्वेश्चन, शेक्सपियर के सोनेट कब प्रकाशित हुए? तो शेक्सपियर के सोनेट जो है 1609 में प्रकाशित हुए। कब प्रकाशित हुए? 1609 में प्रकाशित हुए। अगला, द लास्ट टू सोनेट्स 153 एंड 154 अबाउट, मतलब 153 और 154 जो सोनेट है किसके बारे में? जो गॉड ऑफ लव है, मतलब जिसके बारे में है वो प्रेम का देवता है, और रिविजन्स ऑफ एन एपिग्राम ऑफ एंथोलॉजिया ग्रेसिया, और ये एक तरीके से रिवीजन है किसका? एक लैटिन भाषा के देवता थे जिनका नाम था एंथोलॉजिया ग्रेसिया, मतलब एंथोलॉजिया ग्रोसिया का एपिग्राम के तौर पर यूज किया गया है, बट दे आर जनरली रिगार्डेड रिटेन इन द सेम वेन एज द पोएम दैट कम बिफोर इट। मतलब एंथोलॉजिया ग्रेसिया के एपिग्राम के तौर पर रिवीजन किया गया है 153-54। तो उसमें गॉड ऑफ लव कौन है? तो सही आंसर है क्यूपिड। ना डार्क लेडी है ना मैरी फिटेन है, सही है क्यूपिड। 152वां क्वेश्चन है, व्हेन इन डिसग्रेस विद फॉर्चून एंड मेंस आइज, ये कौन सा सोनेट है? मतलब किस सोनेट का नाम है? व्हेन इन डिसग्रेस with fortune and men's eyes, when in disgrace with fortune and men's eyes, आदमियों की आंखें और भाग्य के साथ डिसग्रेस माने रूप छिपता रहता है जब, तो ये सोनेट नंबर 29 है जो LT ग्रेड में सिलेबस में भी है। 153वां क्वेश्चन कह रहा है कि T.S. इलियट ने सोनेट नंबर 29 के आधार पर कौन सा सोनेट लिखा, कौन सी कविता लिखी है? मतलब T.S. इलियट की किस कविता में सोनेट जो 29 है, सोनेट नंबर शेक्सपियर का 29 है, तो उसमें किस कविता में सोनेट नंबर 29 को यूज किया गया है? तो कविता का नाम है एस वेडनेसडे जो है, इस कविता का प्रयोग जो है, इस कविता में प्रयोग T.S. इलियट की इस कविता में प्रयोग सोनेट नंबर 29 को किया गया है। 154 क्वेश्चन है, आई आल एलोन बी वीप माई डॉट डॉट स्टेट, इसमें क्या भरा जाएगा? आई आल एलोन बी वीप, अरे मैं सभी अकेले भी वीप दोबारा रोए माई डॉट डॉट, इसमें आउटकास्ट भरा जाएगा कि कास्ट भरा जाएगा कि केवल कास्ट भरा जाएगा? CAST है और दूसरा है CAST, या रिकास्ट भरा जाएगा? तो आई आल एलोन बी वीप माई डॉट डॉट के स्थान पर भरा जाएगा आउटकास्ट स्टेट। 154 में आउटकास्ट फिल किया जाएगा। ये लाइन पूरी होती है, आई आल एलोन बी वीप माई आउटकास्ट स्टेट। 195 क्वेश्चन कहता है, एंड ट्रबल डॉट डॉट हेवन विद माई बूटलेस क्राइज, कितनी अच्छी लाइन है, और इसमें डॉट डॉट है, एंड ट्रबल डॉट डॉट हेवन विद माई बूटलेस क्राइज, और समस्या जो है वो हेवन विद माई बूटलेस क्राइज, तो इसमें डंप भरा जाएगा, डीप भरा जाएगा, लेम भरा जाएगा, तो इसमें भरा जाएगा डीप। क्या भरा जाएगा?
डीप, न डंप न लेम, डीप भरा जाएगा बौना। एंड ट्रबल डीप, और समस्या बौने की ये है, हेवन विद माई बूटलेस क्राइज, बूटलेस क्राइज के साथ में चिल्लाता है ट्रबल डीप, तो ये इसमें ट्रबल डीप भरा जाएगा, DEAF। 156वां क्वेश्चन कहता है विशिंग मी लाइक टू वन मोर इन होप, विशिंग मी इच्छा करो मेरी, वन एक और की तरह, डॉट डॉट इन होप में भरा जाएगा रिच इन होप। विशिंग मी लाइक टू वन मोर, विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप, विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप, विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप, विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप। तो मोर के बाद में रीच भरा जाएगा, ना पेनरी भरा जाएगा, ना पुअर, ना होप भरा जाएगा, रीच। 157 क्वेश्चन नंबर 157, लाइक टू दी डॉट डॉट एट ब्रेक ऑफ डे अराइजिंग, बहुत अच्छी अच्छी लाइनें हैं। लाइक टू दी डॉट डॉट एट ब्रेक ऑफ डे अराइजिंग, तो यहां पे भरा जाएगा लार्क, लाइक टू दी लार्क एट ब्रेक ऑफ डे अराइजिंग, ना स्काई लार्क भरा जाएगा, ना नाइट एंगल, यहाँ पे भरा जाएगा लार्क है। जैसे उसमें एक लाइन थी, आई ऑल एलोन बी वीप माई आउटकास्ट स्टेट। फिर 155वां था, एंड ट्रबल डीप हेवन विद माई बूटलेस क्राइज। 156वां था, विशिंग मी लाइक टू वन मोर रीच इन होप। और 57 में भरा जाएगा, लाइक टू दी लार्क एट ब्रेक ऑफ डे अराइजिंग। क्वेश्चन नंबर 158, फॉर थाई स्वीट डॉट डॉट रिमेम्बर्ड सच वेल्थ ब्रिंग्स, फॉर थाई स्वीट डॉट डॉट रिमेम्बर्ड सच वेल्थ ब्रिंग्स, तो इसमें भरा जाएगा लव, फॉर थाई स्वीट लव रिमेम्बर्ड सच वेल्थ ब्रिंग्स, सच वेल्थ ब्रिंग्स। कितनी अच्छी अच्छी लाइन। पहले आया था, आई ऑल एलोन बी वीप माई आउटकास्ट स्टेट, फिर आया एंड ट्रबल डीप हेवन विद माई बूटलेस क्राइज, फिर आया विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप, लाइक टू दी लार्क एट ब्रेक ऑफ डे राइजिंग, फॉर थाई स्वीट लव रिमेम्बर्ड सच वेल्थ ब्रिंग्स। और 159वां है, दैट देन आई स्कॉर्न टू चेंज माई विद किंग्स, दैट देन आई स्कॉर्न टू चेंज माई डॉट डॉट विद किंग्स, तो इसमें भरा जाएगा स्टेट, चेंज माई स्टेट विद किंग्स। ये लाइनें सभी आई हैं, दैट देन और तब आई स्कॉर्न, मैंने स्कॉर्न किया कि चेंज करने को अपना स्टेट ही चेंज कर, मतलब राजाओं के साथ, राजाओं का जो ये स्टेट है इसे ही चेंज करने का तब मैंने स्कॉर्न किया है। आई ऑल एलोन बी वीप माई आउटकास्ट स्टेट, ये 154वीं लाइन है। 195 क्वेश्चन में है, ट्रबल डीप हेवन विद माई बूटलेस क्राइज, विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप, लाइक टू दी लार्क एट ब्रेक ऑफ डे राइजिंग। 58वीं थी, फॉर थाई स्वीट लव रिमेम्बर्ड सच वेल्थ ब्रिंग्स, है तुम्हारे प्रेम, मीठा प्रेम याद करके तो ऐसा मालूम पड़ा वेल्थ ब्रिंग्स, धन आ गया। और ये है, और तब मैंने स्कॉर्न किया टू चेंज माई स्टेट विद किंग्स। 160वीं लाइन है, व्हेन माई लव स्वीट्स दैट सी इज मेड ऑफ ट्रूथ। ये कौन सा सोनेट है? जैसे 29वां सोनेट की शुरुआत होती है, व्हेन इन डिसग्रेस विद फॉर्चून एंड मेन आइज, वैसे ही 138वें सोनेट की शुरुआत होती है, व्हेन माई लव स्वीट्स दैट सी इज मेड ऑफ ट्रूथ, जब मैं अपने प्रेम को कसम खिलाता हूं कि वह सत्य बोल रही है। व्हेन माई लव स्वीट्स दैट सी इज मेड ऑफ ट्रूथ। 161वां क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो सोनेट नंबर 138 है, व्हेन माई लव स्वेयर्स दैट सी इज मेड ऑफ ट्रूथ, ये कैसा है? फिजिकली है, कैजुअली है, या इमोशनली है, या साइकोलॉजिकली
इसमें सब्जेक्ट है। तो ये साइकोलॉजिकली सोनेट ट्रीटमेंट करता है। ये सोनेट नंबर 138वां, व्हेन माई लव शोर्स दैट सी इज मेड ऑफ ट्रूथ। 162वां क्वेश्चन है, व्हाट इज रीजन ऑफ लिविंग ऑफ बोथ लवर एंड द मिस्ट्रेस टुगेदर। मतलब क्या कारण है जीने का दोनों का, लवर और उसकी मिस्ट्रेस साथ साथ। तो ह्यूमन रिलेशनशिप, लवर और उसकी जो मिस्ट्रेस है उसकी श्रीमती है, जीने का क्या कारण है, तो सिर्फ ह्यूमन रिलेशनशिप। ना ह्यूमन बॉन्डिंग है, ना लिव इन रिलेशनशिप है, ना सेक्सुअल रिलेशनशिप है, सही है ह्यूमन रिलेशनशिप है, यही कारण है। 138 क्वेश्चन। 163वां है क्वेश्चन, हाउ डू दे फील टू ईच अदर्स नेचर ऑफ लाइंग। कैसा फील करते हैं एक दूसरे के प्रति लेटे हुए, तो वो कंफर्टेबल फील करते हैं। अदर्स नेचर ऑफ लाइंग मतलब प्रकृति में लेटे हुए वो एक दूसरे के प्रति कंफर्टेबल फील करते हैं। सेटिस्फाइड नहीं, अनकंफर्टेबल नहीं, कंफर्टेबल। 164वां क्वेश्चन है, विच फिगर डज शेक्सपियर यूज इन दी वर्ड लाई। मतलब कौन सा फिगर यूज किया है, लाई, LIE, लाई कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो लाई में फिगर ऑफ स्पीच है पन, PUN। मतलब एक शब्द के दो अर्थ दिए हैं, लाई झूठ और लाई का लेटना भी, LIE, पन फिगर ऑफ स्पीच यूज किया। लाई विच मीन्स, लाई का क्या अर्थ होता है, बोथ आर करेक्ट, दोनों, यानी एंजॉय सेक्स, लेटना एंजॉय सेक्स भी अर्थ है, और डिसीव धोखा देना यानी झूठ बोलना ये भी सेक्स है। दो अर्थ दिए हैं लाई के, दो अर्थ है यहाँ लाई के, एक टू एंजॉय सेक्स और दूसरा टू डिसीव। और जहाँ एक शब्द के दो अर्थ हो वहीं पे तो पन फिगर ऑफ स्पीच होता है। 138 सोनेट जो है ये कहाँ और दिखाई देता है, सोनेट नंबर 138 और कहाँ दिखाई देता है, तो जो पैशनेट पिलग्रिम इनकी कविता है उसमें 138 सोनेट ये दोबारा दिखाई देता है, वहां भी ये लिखा है। पैशनेट पिलग्रिम किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी, तो पैशनेट पिलग्रिम जो इनकी कविता है ये विलियम जैगर्ड के द्वारा प्रकाशित की गई थी, JAGGARD। तो द पिलग्रिम, पैशनेट पिलग्रिम जो है ये विलियम जैगर्ड के द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसमें सोनेट नंबर 138 यानी व्हेन माई लव स्वेयर्स दैट सी इज मेड ऑफ ट्रूथ ये दोबारा प्रकाशित दिखता है। 169 क्वेश्चन, आई डू बिलीव हर हाउ आई नो सी डॉट डॉट। मतलब इसमें क्या भरा जाएगा आगे, आई डू बिलीव मैं विश्वास तो करता हूँ उस पर, यद्यपि नो यद्यपि जानता हूँ कि सी वह लाइज यानी झूठ बोल रही है, या स्लीप्स यानी सोती है, या वेक या जागती है, या नोज या जानती। तो इसमें भरा जाएगा लाइज, यद्यपि मुझे विश्वास तो करना ही पड़ता है लेकिन मैं जानता हूँ कि वो लाइज यानी झूठ बोल रही है। 170वां क्वेश्चन कहता है कि इस प्रकार वेनली थिंकिंग दैट सी थिंक्स मी, ये भी एक लाइन है। 10 वेनली थिंकिंग दैट सी थिंक्स मी, इस प्रकार वेनली थिंकिंग वह सोचती है मुझे, क्या सोचती है, यंग सोचती है, ओल्ड सोचती है, स्मार्ट सोचती है। तो उसकी इस प्रकार वेनली थिंकिंग वह सोचती है मुझको यंग, इसमें भरा जाएगा यंग। पहले वाले में लाइज आई डू बिलीव हर हाउ आई नो सी लाइज, इसमें भरा जाएगा 10 वेनली थिंकिंग दैट सी थिंक्स मी यंग। 171वां क्वेश्चन, सिंप्लाई आई डॉट डॉट हर फॉल्स स्पीकिंग टंग। साधारण तौर पर मैं उसकी झूठी बोलती हुई भाषा को क्या कर गया, लॉन्ग बाई सेल क्रेडिट। तो सही है क्रेडिट, सिंप्लाई आई क्रेडिट हर फॉल्स स्पीकिंग टंग। कितनी अच्छी अच्छी लाइनें आई हैं। 10 वेनली थिंकिंग दैट सी थिंक्स मी यंग, और इसमें भरा जाएगा सिंप्लाई आई क्रेडिट हर फॉल्स स्पीकिंग टंग। 172वां क्वेश्चन है, ऑन बोथ साइड्स दस इज सिंपल डॉट डॉट सप्रेस्ड। ऑन बोथ साइड दोनों तरीकों से इस प्रकार साधारण तौर पर मैं ट्रस्ट हो गया, ट्रूथ हो गया, फेथ हो गया, डिसीट हो गया, अर्थात ट्रूथ सप्रेस्ड होगा। यहाँ पे भरा जाएगा ट्रूथ। ऑन बोथ साइड्स दस इज सिंपल
ट्रूथ सप्रेस्ड। फिर एक बार ये लाइन है यहाँ पर देख लो। पहली लाइन थी व्हेन माई लव स्वेयर्स दैट शी इज मेड ऑफ, तो इसमें ना ट्रूथ भरना, ना लव भरना था, ना सिल्क, ना ट्रस्ट भरना था, ट्रूथ। फिर आया आई डू बिलीव हर, मुझे विश्वास करना पड़ता है, थाउ यद्यपि, आई नो सी के बाद में लाइज भरना था, ना स्लीप्स, ना नोज, ना वेक्स। फिर था 10, इस प्रकार वेनली थिंकिंग, उसकी घमंड भरी सोच, वह सोचती है मुझे कि मैं ओल्ड हूँ, स्मार्ट हूँ कि यंग, तो इसमें यंग भरना था। फिर था सिंप्लाई आई क्रेडिट हर फॉल्स स्पीकिंग टंग, और फिर अभी अभी भरना था ऑन बोथ साइड्स 10 इज सिंपल ट्रूथ सप्रेस्ड, दोनों साइड से उसका साधारण सत्य हमें सप्रेस कर रहा था, जोर दे रहा था मानने के लिए। 173वीं है एंड वेयर फॉर से नॉट आई दैट आई एम, एंड वेयर फॉर से नॉट आई दैट आई एम डॉट डॉट ओल्ड, और मैं कहता नहीं हूं कि आई एम ओल्ड, मैं बूढ़ा हूं। एंड वेयर फॉर से नॉट आई दैट आई एम ओल्ड, ये लाइनें बार बार आ रही हैं। 174वीं लाइन ओ लव्स बेस्ट डॉट डॉट इज इन सीमिंग ट्रस्ट, ओ लव्स बेस्ट डॉट डॉट इज इन सीमिंग ट्रस्ट, इसमें भरा जाएगा हैबिट, ओ लव्स बेस्ट हैबिट इज इन सीमिंग ट्रस्ट। 175वां और इस भाग का अंतिम जो है लिखा है एंड डॉट डॉट इन लव लव्स नॉट टू हैव ईयर्स टोल्ड, एंड डॉट डॉट इन लव लव्स नॉट टू हैव ईयर्स ओल्ड, तो एंड के बाद भरा जाएगा एज, एंड एज इन लव लव्स नॉट टू हैव ईयर्स टोल्ड। हैं कितनी अच्छी अच्छी लाइनें आई। एंड एक बार फिर यहाँ पर की लाइन देख लो सब, व्हेन माई लव स्वेयर्स दैट सी इज मेड ऑफ ट्रूथ, सोनेट नंबर 138, जिसे टी.एस. इलियट ने अपनी कविता एस वेटनेस ने में भी दिखाया। ये पैशनेट पिलग्रिम जो विलियम जयगर्ड के द्वारा प्रकाशित की गई थी उसमें दोबारा से दिखाई देता है। अगली लाइन थी आई डू बिलीव हर, मैं विश्वास करता हूं, उस पर करना ही पड़ता है, थाउ यद्यपि आई नो सी लाइज भरा जाएगा। 10 वेनली थिंकिंग दैट सी थिंक्स मी यंग भरा जाएगा। सिंप्लाई साधारण तौर पर आई क्रेडिट हर फॉल्स स्पीकिंग टंग, मैं क्रेडिट देता हूं उसकी झूठी बोलती जबान को। ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरीके से। 10 इज सिंपल ट्रूथ सप्रेस, दोनों तरीके से साधारण सत्य जो था मुझे सप्रेस कर रहा था। एंड अगला 173वां एंड वेयर फॉर से नॉट आई दैट आई एम ओल्ड, ओ 174वां ओ लव्स बेस्ट हैबिट इज इन सीविंग ट्रस्ट। 175वां है एंड एज इन लव लव्स नॉट टू हैव ईयर्स टोल्ड। तो इस तरीके से आज का पार्ट खत्म हुआ। बार बार देखें और ध्यान दें, अपना ज्ञान बढ़ाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।